नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन अब पर। दोस्तों आज हम मिल रहे हैं एक और नए और विशेष टॉपिक के साथ एनसीएफ 2005 की। दोस्तों ये जो टॉपिक है आप इसको बहुत अच्छे से जानते हो कि एनसीएफ 2005 हमारी एग्ज़ाम को लेकर कितना इम्पोर्टेंट है, तो आप विशेष इसको ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ 2005 में बात करने से पहले मैं आपको पहले बताता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, एकदम शॉर्ट वीडियो होगा, जिसके माध्यम से हम एनसीएफ 2005 की पूरी डिटेल्स के साथ साथ इसमें ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे प्रश्नों को भी मैं इसमें इंक्लूड करूंगा जिनके माध्यम से आप समझेंगे कि ये एग्ज़ाम को लेकर कितना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो वो देखते हैं कि एनसीएफ 2005 पहले तो ये देखते हैं क्यों लागू किया गया था। तो बच्चों को फ्री माइंड पढ़ने के लिए, बच्चों को जो भार लगता था, जो शिक्षा एक भार के रूप में जो लगती थी, उस भार को कम करने के लिए ही एनसीएफ 2005 का निर्माण किया गया। और इसके अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे, ये इसके अध्यक्ष थे। और इसमें कुछ सदस्य भी थे, उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो पहले देखते हैं कि एनसीएफ 2005 था, उसका आधार क्या था। मतलब जब एनसीएफ 2005 लागू किया गया तो ऐसी कौन कौन सी विशेषता इसमें इंक्लूड की गई जिसके माध्यम से 2005 लागू हुआ। तो पहले देखते हैं 1993 में इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी। ये ध्यान रखना, 1995 में भी इन्होंने इसी एनसीएफ 2005 है वैसे ही सेम प्रोसेस के माध्यम से 1993 में एक रिपोर्ट जारी की थी। वो हालांकि वो रिपोर्ट ज़्यादा चर्चित नहीं हुई, उसके बाद उसके जो निर्णय था वो इनके फैसले में नहीं आया था, तो इसलिए ये दोबारा इन्होंने प्रयास किया और एनसीएफ 2005 लागू हुआ। तो 1993 में भी इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में थी शिक्षा बिना बोझ के, यानी एजुकेशन विदाउट बर्डन। ऐसा इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी और उस रिपोर्ट का खैर हालांकि ये हुआ कि वो रिपोर्ट आगे चली नहीं और वहाँ पे उसको स्टॉप रहना पड़ा। लेकिन 2005 में इन्होंने वापस एक और रिपोर्ट जारी की जिसके माध्यम से एनसीएफ 2005 लागू हुआ। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों में भार कम करना, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। ठीक है, और ये एनसीएफ का आधार है। ठीक है, आधार मतलब एक नींव, मान लो कि यही एक नींव है जिसके माध्यम से एनसीएफ 2005 लागू हुआ। और इसके अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उनका एक ग्रंथ है सभ्यता एवं प्रगति, उसके माध्यम से ही ये जो एनसीएफ 2000 लागू किया था वो यशपाल ने, वो इसी के आधार पर किया था। यानी सभ्यता एवं प्रगति जो उनका ग्रंथ था उसी को आधार मानकर, ठीक है, एनसीएफ 2005 लागू किया गया था। अब देखिए ऐसा इसमें एक कथन है, किसमें, संस्कृत वो सभ्यता एवं प्रगति में ऐसा एक कथन है कि सृजनात्मकता व उदार आनंद बचपन की कुंजी है, इसे नासमझ वयस्क संसार द्वारा खतरा है। ठीक है, ये विशेष बात है, ध्यान रखनी। ये कथन दोस्तों, ये मैं बता दूं कि ये कथन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा ये जो कथन है ये किस पुस्तक में से लिया गया या किस ग्रंथ में लिया है। तो रविंद्रनाथ टैगोर का एक ग्रंथ है, ठीक है, सभ्यता एवं प्रगति, उसमें से लिया गया है। ये ध्यान रखना, ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार हो सकता है आपकी रीट में भी पूछ लिया जाए। अब देखिए इस समिति में कितने सदस्य थे, 38। कितने सदस्य थे, 38। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोफेसर यशपाल जिसके अध्यक्ष थे उस समिति में कितने सदस्य थे। तो उस समिति में 38 सदस्य थे। दोस्तों कई बार इसमें बच्चे गलत भी कर देते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर ने है, जो लास्ट जो मानी है, संख्या मानी है वो 38। हालांकि ये कई किताबों में अलग भी है, कई किताबों में 32 है, कई में 33 है, किसी ने क्या माना है, किसी ने क्या। लेकिन अगर मैं कहूँ आरपीएससी या फिर उस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा लास्ट में जो माना गया है वो 38 माना गया है, तो वो भी आप विशेष ध्यान रखें। और प्रोफेसर यशपाल इसके अध्यक्ष थे ही। और जो एनसीएफ 2005 है उसका प्रमुख सूत्र या ध्यान रखना, बहुत बार बच्चे इसी पे भी गलती कर देते हैं कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है। तो बच्चे एनसीएफ 2005 का सूत्र क्या बता के आ जाते हैं, शिक्षा बिना बोझ के, यानी एजुकेशन विदाउट बर्डन, ये बता देते हैं। लेकिन ये गलत है, ये तो ओनली आधार था। यानी जो एनसीएफ 2005 था उससे पहले भी उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी 1993 में। वो रिपोर्ट भी सेम एनसीएफ 2005 के समान ही थी, लेकिन वो लागू नहीं की गई थी। वो भी थी शिक्षा, और ये जो क्षेत्र था ये थोड़ा व्यापक था, इसलिए वो उस टाइम में कैंसिल हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या है कि एनसीएफ 2005 में बाद में एक और सूत्र दिया, वो था बिना भार के अधिगम, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन, वो था एजुकेशन विदाउट बर्डन। तो ये विशेष ध्यान रखे, बच्चे इसमें बहुत बार गलती करते हैं कि प्रमुख अगर सूत्र पूछते हैं तो बच्चे कई बार क्या है शिक्षा बिना बोझ के कर देते हैं, हालांकि
ये बिना भार के अधिगम है इसका प्रमुख सूत्र, और इसका मुख्य लक्ष्य है वो रखा जाता है आत्मज्ञान का निर्माण। तो बच्चे का आत्मज्ञान इतना मजबूत हो, इतना अच्छा हो कि बच्चा स्वयं हर बात में रुचि दिखाकर उसको समझने की कोशिश करे। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना, इसका प्रमुख अगर लक्ष्य पूछा जाए तो बिना भार के अधिगम नहीं होता, बिना शिक्षा बिना बोझ के नहीं होता। इसमें जो अगर मुख्य लक्ष्य पूछेंगे तो बच्चों को आत्मज्ञान का निर्माण करना बताना है। उसके बाद आगे चलते हैं कि एनसीएफ 2005 है वो 5 अध्यायों में विभक्त है। हालांकि जहाँ तक मेरा मानना है या फिर पिछली जो भी एग्ज़ाम है उनको देखते हुए इनका क्रम आज तक पूछा नहीं गया है। तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि इसमें क्रम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 5 इसमें अध्यायों में विभक्त है। जब भी आप एनसीएफ 2005 का अगर पूरा चिट्ठा पढ़ोगे, जब उसमें पूरे पेज पढ़ोगे तो उसमें बाकायदा डिवाइड कर रखा है 5 अध्यायों में। लेकिन अपन बात करेंगे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए इम्पोर्टेंट जो बातें हैं उनको अपन पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहले देखते हैं परिप्रेक्ष्य। ये परिप्रेक्ष्य हम कह सकते हैं, ये एक तरीके से जो भूमिका होती है, प्रस्तावना होती है, उस तरीके से हम इसको कह सकते। दूसरा है सीखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो 5वां है व्यवस्थागत सुधार, ये दोनों इम्पोर्टेंट माने गए हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, इनमें से क्वेश्चन कम आते हैं। बाकी ये 2 हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वे ध्यान रखना। और बात ऐसा पूछ सकता है कई बार, हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है कि एनसीएफ 2005 कितने अध्याय में विभक्त है, हालांकि पूछा नहीं गया, लेकिन आपको याद रखना जरूरी है। 5 अध्यायों में विभक्त है। पहला है परिप्रेक्ष्य, दूसरा सीखना एवं ज्ञान, तीसरा है पाठ्यचर्या, चौथा है विद्यालय एवं कक्षा वातावरण, और 5 है व्यवस्थागत सुधार। अब देखिए दोस्तों, जेपी नायक ये विशेष व्यक्ति का नाम है, इसमें भी आप विशेष ध्यान रखें कि ये जो क्वेश्चन है जो ये मैं बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये भी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। उन्हें समानता, गुणवत्ता और परिणाम, जो 3 शब्द है वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जेपी नायक से रिलेटेड हैं। ये कब पूछ सकता है आपसे कि समानता, गुणवत्ता और परिणाम को भारतीय शिक्षा का दुर्गायी त्रिकोण बताया। कौन सा बताया? दुर्गायी त्रिकोण बताया है। अब ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, POA प्लान ऑफ एक्शन, इसकी फुल फॉर्म में ध्यान रखना। POA प्लान ऑफ एक्शन के 3 नए जो एनसीएफ 2005 है उसमें शामिल किए हैं, 3 तत्व शामिल किए गए हैं। उसमें देखिए पहला प्रासंगिकता, लचीलापन और गुणवत्ता। कि एनसीएफ 2005 है वो किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देता है, तो वो प्रासंगिकता हो, उसमें लचीलापन हो, गुणवत्ता भी संपूर्ण यानी सर्वगुण संपन्न मैं कह सकता हूँ ऐसा हो, और उसमें लचीलापन हो, कोई कठोरता ना हो, और प्रासंगिकता हो। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम पहले अध्याय की। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी उसमें पूछ चुका है, तो ये आप विशेष ध्यान रखें। दोनों एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, हो सकता है इस बार अपने रीट में पूछ ले। उसके बाद आगे चलिए, जो पहला जो बिंदु है, पहला जो अध्याय है उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला है, इसमें निम्नलिखित में से 5 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। कौन से? 5 मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं जो एक तरीके से हम भूमिका के रूप में इसमें पढ़ते हैं। तो पहला देखिए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ये ध्यान रखना, एक तरीके से ये भूमिका है, एक तरीके से प्रस्तावना, एक तरीके से विशेषता है किसकी? एनसीएफ 2005 की, कि जो स्कूली ज्ञान है उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, बाहरी जो भी जीवन है, वातावरण है, उससे, समाज है, उससे जोड़ना। उसके बाद दूसरा, पढ़ने की रटंत प्रणाली से मुक्त करना, यानी बच्चे जो रट के जो पढ़ते थे उसको बंद करना। क्योंकि रटने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब सामने एग्ज़ाम डेट फिक्स हो या फिर एग्ज़ाम में डर हो किसी चीज़ का। तो एग्ज़ाम जैसी चीज़ का तो ये विरोध करती है कि बच्चे की कोई ऐसी एग्ज़ाम नहीं हो जो वार्षिक हो या द्वार्षिक हो, ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं होनी चाहिए, तो उसका विरोध करती है। तो बच्चों में एग्ज़ाम का डर नहीं होगा तो बच्चे रटेंगे भी नहीं। तो स्वतंत्र रहकर बच्चे जो पढ़ते हैं, रुचिकर विद्या जो लेते हैं, वो अच्छी विद्या मानी जाती है। इसलिए एनसीएफ 2005 एग्ज़ाम का विरोध भी करता है, ये भी ध्यान रखना आप। उसके बाद देखिए, पाठ्यचर्या को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे क्या कहते, चहुमुखी विकास होने की पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो। ये भी विशेष ध्यान रखना आप कि पाठ्य पुस्तक में केंद्रित रह के ही बच्चे सब कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि किताबी ज्ञान ही सर्व हो। तो बच्चों का ऐसा पाठ्यचर्या में ऐसे ज्ञान को आगे बढ़ाना है जिसमें बच्चे का कौन सा विकास हो? चौमुखी विकास, यानी सर्वगुण संपन्न हो बच्चा। ऐसा नहीं हो कि इसमें किताबी ज्ञान ही सर्व सब हो तो वही आगे बच्चा बढ़ेगा, ऐसा नहीं हो। बच्चे का अगर विकास करना तो बच्चे का चौमुखी विकास आवश्यक है। उसके बाद देखिए, परीक्षा को पहले की तुलना में
अधिक लचीला बनाया, कक्षा कक्ष में जोड़ना। ये ध्यान रखना कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि परीक्षा की दृष्टि से बच्चे का डर खत्म करना और जो कक्षा कक्ष की प्रक्रिया है, कक्षा कक्ष की जो शिक्षा प्रणाली है उसको लचीला बनाना, ना कि कठोर बनाना। जो कठोर जो प्रताव चलता था उसको ख़त्म करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद देखते हैं बच्चों को नागरिकों के रूप में विकास। अब देखिए नागरिकों की विशेष बात की गई है कि बच्चों को किस प्रकार से इसमें लाना, विकास करना कि नागरिकों के रूप, यानी एक जो सामान्य बच्चा होता है ना, उसमें ऐसे भी गुण होते हैं जो कि पॉजिटिव ना हो के नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन एक जो भारत जैसे एक देश है या फिर अन्य कोई भी देश है, उसकी नागरिकता अगर उसको मिलती है, ठीक है, तो उसको कुछ मूल उद्देश्य भी होते हैं, उसके मौलिक अधिकार भी होते हैं, मूल कर्तव्य भी होते हैं, तो उनसे बंधा हुआ होता है, तो वो सभ्य मनुष्य कहलाता है। इसलिए बच्चे को कैसा बनाना है, नागरिकों के रूप में विकास करना है। ऐसा नहीं है कि उसमें नागरिकता नहीं हो तो वो उद्दंड करे, ऐसा भी नहीं हो। उसके बाद आगे चलते हैं द्वितीय अध्याय। जो द्वितीय अध्याय है वो है सीखना एवं ज्ञान। इंपॉर्टेंट अध्याय मैंने पहले बता दिया दोस्तों, इसको विशेष ध्यान से पढ़ना। तो देखते हैं इसमें सीखना सक्रिय एवं सामाजिक गतिविधि है। कौन सी है कि सीखना क्या है, एक तो सक्रिय है यानी बच्चा इसमें खुद प्रेजेंट रहता है, शिक्षक खुद प्रेजेंट है, दोनों में अंतःक्रिया रहती है, इसलिए वो सक्रियता उसमें रहती है। और सामाजिक भी होता है क्योंकि सामाजिक मूल्य उसमें जुड़े रहते हैं। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तो ऐसी गतिविधि के माध्यम से सीखना चलना चाहिए, यानी जो लर्निंग होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद बाल केंद्रित होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी उसमें शिक्षक और पाठ्य पुस्तक को महत्व ना देते हुए बच्चे को महत्व दे, ऐसी शिक्षा कहलाती है बाल केंद्रित शिक्षा, जो कि एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य भी माना गया है। जो एनसीएफ 2005 था उसमें ये कहा गया है कि बच्चे का मानसिक विकास से पहले उसका शारीरिक विकास करना आवश्यक है। यानी शारीरिक विकास अगर अच्छा होगा, शारीरिक विकास अगर अच्छा होता है तो मानसिक विकास ज़्यादा गति से होता है। करके सीखना प्रमुख विधि है, ये ध्यान रखना, करके सीखना, डूइंग बाय लर्निंग, ठीक है, ये ध्यान रखना। करके अगर सीखते हैं बच्चे, स्वयं खुद करके अगर किसी बात को जानते हैं तो वो ज्ञान एकदम सटीक और ज़्यादा समय तक चलने वाला ज्ञान माना जाता है। उसके बाद देखिए संज्ञान। जो संज्ञान है उसमें कर्म व भाषा के माध्यम से, यानी अपने कर्मों के और भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, ठीक है। किशोर अवस्था, अस्मिता की विकास की अवस्था, यानी जो अस्मिता की विकास की अवस्था मानी गई है वो किशोर अवस्था को कहा गया है। उसके बाद देखिए समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का हमने अलग से वीडियो बना रखा है, तो अगर वो भी देखें तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि वो जो वीडियो है उसमें समावेशी शिक्षा के रिलेटेड हमने पूरी बातें कर रखी है। लेकिन एक शॉर्ट बात मैं बताऊं तो इसमें यही है कि समावेशी शिक्षा में सभी को साथ लेकर शिक्षा करना। ऐसा नहीं है कि किसी जातिगत विशेष से अलग रखना, किसी की मेंटल एबिलिटी के अनुसार बच्चे को अलग शिक्षा देना। तो समावेशी शिक्षा का मतलब है समान रूप से सभी को एक साथ शिक्षा देना, समावेशी शिक्षा है। तो ऐसा उद्देश्य एनसीएफ 2005 भी मानता है। उसके बाद है चतुर अनुमान को प्रोत्साहन करना, बच्चों का चतुर अनुमान से प्रोत्साहन करना। उसके बाद है उदार पाठ्यचर्या। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पाठ्यचर्या यानी पाठ्यक्रम होना चाहिए वो उदार होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए। अंतःक्रिया, अध्यापक और छात्र के मध्य हमेशा अंतःक्रिया होती रहनी चाहिए, जिसके माध्यम से बच्चे की रुचि बने पढ़ने में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शिक्षक के डर के कारण ही बहुत सी बातें तो बच्चा कर ही नहीं पाता। तो अंतःक्रिया अगर जारी रहती है तो बच्चा अपने खुले माइंड से, ओपन माइंड से बच्चों शिक्षक के सामने अंतःक्रिया करने में, प्रश्न करने में आगे रहता है। उसके बाद देखिए कि ऐसी जो मैंने पहले बताया था इसमें करके सीखना जो प्रमुख विधि है उसके साथ निरीक्षण, परीक्षण, सामूहिक मिश्रित विधि द्वारा भी करके सीखा जाता है। उसके बाद देखिए तीसरा अध्याय। जो तीसरा अध्याय है वो है पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या। तीसरा अध्याय देखते हैं, जो कि देखिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो एनसीएफ 2005 में पढ़ना आवश्यक है। तो विवेक शक्ति का विकास करना, यानी बच्चे की जो तर्क शक्ति है, जो विवेक शक्ति है, सोचने की जो शक्ति है उसका विकास करना। आत्मनिर्भरता हो, काम की शिक्षा, कलात्मकता का विकास, यानी बच्चे में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, बच्चे में सृजनात्मकता हो। एनसीएफ 2005 की जो बुनियादी क्षमता है, ये ध्यान रखना, जहाँ पे बुनियादी बात आती है वहाँ पे महात्मा गांधी की बात आती है। इन्होंने बताया है कि भाषा संबंध बनाना
वह कायम करना या कायम रखना। तो पहले तो एक ये बात रखना, पहले भाषा को अर्जित करना, उसके बाद आपसी संबंध बनाना, कार्य और क्रिया का संबंध वेरी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा जो कार्य कर रहे हैं जिसके अनुसार ही क्रिया करनी चाहिए, ऐसा अगर संबंध हो तो वो बुनियादी क्षमता के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए पूर्व प्राथमिक से प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की गतिविधियों जैसे भाषा गणित का बहुत महत्व है। उसके बाद देखिए प्रश्न करने की प्रवृत्ति, यानी बच्चे में किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं हो शिक्षक के प्रति, उसमें अंतर्क्रिया जारी रहनी चाहिए, तभी तो बच्चा प्रश्न कर पाएगा। तो प्रश्न करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए पाठ्यक्रम के प्रति। आगे देखिए नागरिक शास्त्र को राजनीति शास्त्र में बदलाव प्रमुख उद्देश्य है इसका, ये ध्यान रखना। जो बच्चे जो नागरिकता है बच्चों में, जैसे मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, इनके बारे में राजनीतिक तौर पर बात करना। ऐसा नहीं है कि बच्चे के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो सहन करके रह जाए, तो ऐसा भी नहीं है। उसको राजनीतिक तौर पर यानी सरकार के सामने भी प्रस्तुत करने की क्षमता हो। उसके बाद देखिए 15 अगस्त 1995 में मध्याह्न भोजन मिड डे मील की शुरुआत की गई। ये आपको अच्छे से पता होगा कि 1995 15 अगस्त को मध्याह्न भोजन ये इसलिए रखा गया था मध्याह्न भोजन, ताकि बच्चे विद्यालय में रहे, बंक ना करे, यानी जो विद्यालय त्याग करते हैं। ऐसा होता है कई बार कि बच्चे हाफ में क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं वो चले जाते हैं विद्यालय छोड़ के, क्योंकि उसमें भूख का एक कारण बन जाता है कि बच्चे चलो भूख लग रही है चलो घर चलते हैं। उसके बाद ये ऐसा बन जाता है कि बच्चे वापस आते नहीं है। तो इस प्रक्रिया को, जो बंक करने की प्रक्रिया है, बच्चे का विद्यालय छोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसको समाप्त करने के लिए ही मिड डे मील योजना चलाई गई। उसके बाद देखिए त्रिभाषा सूत्र, आत्मनिर्भरता का विकास करना त्रिभाषा सूत्र का महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद देखिए चौथा अध्याय विद्यालय एवं कक्षा कक्ष का वातावरण, यानी विद्यालय का और कक्षा कक्ष का वातावरण किस प्रकार होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार देखते हैं कि एक तो स्वानुशासन होना चाहिए, कि बच्चे खुद अपने अनुसार अनुशासित रहे। पुस्तकालय में समाज को महत्व, यानी एक तो बच्चे में क्या है कि कक्षा के अंतर्गत पुस्तकालय अगर स्थापित हो तो बच्चे रुचि दिखाते हैं। उसके बाद समाज से रिलेटेड जो भी अध्याय हैं बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जाए, क्योंकि सामाजिक प्राणी बच्चे को माना जाता है। उसके बाद समय सारणी लचीलापन होना चाहिए, कि समय सारणी में लचीलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 7 से 2 का अगर विद्यालय है तो बच्चे 7 से 10 मिनट लेट आए तो उसमें कठोर अनुशासन हो कि बच्चे को दंड दिया जाए, तो ऐसा उसमें कोई प्रावधान नहीं है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि समय सारणी का ज़्यादातर लचीलापन उपयोग करें। ऐसा नहीं कि बच्चे 10 मिनट लेट आ जाए तो उसमें कठोरता बरती जाए, तो ऐसा नहीं है। एनसीएफ 2000 इसके खिलाफ बोलता है। तो गतिविधि क्षमता, अक्षम बालकों को समानता, अंतःक्रिया सभी में होनी चाहिए, शिक्षक अध्यापक में आपस में अंतःक्रिया होनी चाहिए, सूचना तकनीकी का प्रयोग होना चाहिए, सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का व्यक्तिगत इसमें नहीं है। समावेशी शिक्षा की बात हो रही है तो इसमें सामुदायिक भागीदारी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं 5वें अध्याय की, जो कि अंतिम अध्याय है और सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय माना गया है। तो देखिए इसमें समान स्कूल की व्यवस्था हो। कौन सी स्कूल? समान स्कूल की व्यवस्था हो, कि यानी किसी के लिए ऐसा नहीं हो कि इसके लिए अलग रूल हो उसके लिए अलग रूल हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी के लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए। पाठ्यचर्या में विविधता होनी चाहिए। पाठ्यचर्या में ये विशेष इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पाठ्यचर्या में विविधता सीटेट में बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो ये भी ध्यान रखिए कि पाठ्यचर्या में विविधता होनी चाहिए। जहाँ पर हम बात करते हैं कि विविधता ना हो, लेकिन पाठ्यचर्या में विविधता आवश्यक है, क्योंकि बच्चे होते हैं वो एक भाषा नहीं पढ़ते, बच्चे अनेक भाषा पढ़ते। उसके बाद एनजीओ शिक्षण समूह का समावेश हो। ठीक है, जो एनजीओ हैं उनके बच्चे भी शिक्षण में सहायता करें, शिक्षण लें वहाँ पे विद्यालय में, तो ऐसा भी समावेशन किया। ऐसा नहीं है कि उनके लिए अलग से शिक्षा का प्रोग्राम हो। ठीक है, उसके बाद देखिए शिक्षण प्रशिक्षण हो, कि समय समय पर शिक्षक को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि विद्यालय में चलो शिक्षक पढ़ा रहा है तो उसको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो शिक्षक को भी प्रशिक्षण समय समय पर दिया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए मूल्यांकन की विशेष महत्व, कि जो मूल्यांकन होता है उसका विशेष महत्व रखा गया है कि मूल्यांकन हमेशा लचीला होना चाहिए, बच्चों के लिए बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा मूल्यांकन हो जिसमें बच्चे को भार बिल्कुल महसूस ना हो। अब देखिए 200 दिन का कार्य दिवस,
ये कक्षा विशेष के अनुसार चलता है और 30-1 का कक्षा क्रम माना गया है कि अगर 30 बच्चे हैं तो उस वहाँ पे एक शिक्षक होना चाहिए। ये 1 से 5 जो कक्षा है उसके अंतर्गत माना गया है। हालांकि सभी राज्यों के अनुसार अपने अपने अनुसार मानते हैं, लेकिन अगर 30-1 की बात करते हैं वो कक्षा 1 से 5 तक है। और अगर 5 से 8 या फिर 5 से ज़्यादा की बात करते हैं तो वहाँ पे बच्चे बढ़ते रहते हैं, शिक्षक घटता रहता है। यानी शिक्षक एक ही रहता है, बच्चे 30 की जगह 35 हो जाते हैं 5 से 8 के बीच में। तो वो कक्षा के अनुसार चलता है। उसके बाद देखते हैं बालक का फेल होना। देखिए दोस्तों, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो अच्छे से आप समझेंगे कि बालक का फेल होने का कारण क्या माना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में मेरे ख्याल से हर 1-2 साल में पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको पता हो तो पिछले एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बालक अगर फेल होता है तो उसका कारण क्या माना जाता है। एक शिक्षक माना जाता है कि बालक स्वयं माना जाता है, या फिर बालक के माता पिता माने जाते हैं, या फिर विद्यालय माना जाना चाहिए। तो ये विशेष ध्यान रखें कि अगर बालक संपूर्ण रूप से देखा जाए तो बालक अगर फेल होता है तो उसका कारण क्या पूरा विद्यालय माना जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं CCE का महत्व होना चाहिए। सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन है वो बच्चों का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों का डायरेक्ट एग्ज़ाम दिला दी, तो ऐसा नहीं हो कि बच्चे उसमें क्या है कि स्ट्रेस ले लेते हैं, बच्चे डर जाते हैं। तो बच्चे में डर ना हो ऐसी शिक्षा के लिए ही तो NCF 2005 लागू किया जाता है। तो इसमें ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो CCE आधारित होना चाहिए, यानी सतत होनी चाहिए और व्यापक होनी चाहिए, बड़े तौर पर हो लेकिन सतत हो, रेगुलर होती रहे, हर दिन होती रहे, हर कक्षा में होता रहे, ऐसा मूल्यांकन उसमें होना चाहिए। उसके बाद खुली विद्यालय का महत्व होना चाहिए। अब देखिए ओपन बुक एग्ज़ाम। दोस्तों ओपन बुक एग्ज़ाम का आपको अच्छे से पता होगा, जिसमें बालक पाठ्य पुस्तक को सामने रख के एग्ज़ाम का उत्तर दे सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर देने में उसकी क्षमता का पता चलता है कि वो किस समय और पता चलता है कि वो किस टाइप से उसका उत्तर दे रहा है। तो ये भी एक निरीक्षण का तरीका है। उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम ऐच्छिक हो, अनिवार्य नहीं, ये विशेष ध्यान रखना। ये मैंने नोट भी कर रखा है कि जो एग्ज़ाम हो, ठीक है, जो बोर्ड वाली एग्ज़ाम होती है ईयरली एग्ज़ाम, वो ऐच्छिक होनी चाहिए, अनिवार्य। इसका मतलब ये है कि बच्चों की इच्छा के अनुसार, अगर बच्चे की इच्छा है कि मैं बोर्ड की ईयरली एग्ज़ाम दूं तब तो ठीक है, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो ये कोई अनिवार्य नहीं होनी चाहिए कि आपको एग्ज़ाम देनी ही पड़ेगी। NCF 2005 ऐसा कहता है, हालांकि चल एग्ज़ाम पैटर्न नहीं रहा है, लेकिन NCF 2005 ये कहता है कि एग्ज़ाम अनिवार्य नहीं होनी चाहिए, वो ऐच्छिक होनी है, बच्चे की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं प्राथमिक कक्षा पर अगर हम वर्क देते हैं, उसको गृह कार्य देते हैं, तो कक्षा 2 तक की हम बात करें तो होमवर्क नहीं दिया जाता, ये विशेष ध्यान रखें। सीटेट में बहुत बार पूछा जाता है, हो सकता है रीट में पूछ ले। तो कक्षा 2 तक की बात करें, ठीक है, कक्षा 2 तक की अगर बात करें तो इसमें गृह कार्य नहीं दिया जाता। अगर कक्षा हम बात करते हैं 3 से 5, कब तक 3 से 5, तो क्या ये 2 घंटे देना चाहिए, कब, सप्ताह में, ठीक है, यानी सप्ताह में 2 घंटे ओनली, इतना सा काम देना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक की, ये तो हो गई प्राथमिक की बात है। अब उच्च प्राथमिक की अगर बात करते हैं तो एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कितने दिन में, एक दिन में ओनली 1 घंटा, अगर एक दिन में 1 घंटा देना चाहिए, कब, उच्च प्राथमिक के बच्चों को। अब उसके बाद बात करते हैं माध्यमिक या उच्च माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक के अगर बच्चे की हम बात करें तो वो 2 घंटे देने चाहिए, कितने, 2 घंटे, कितने, एक दिन में 2 घंटे। तो वो किसके लिए है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। तो दोस्तों आज हमने देखा NCF 2005 के बारे में संपूर्ण डिटेल्स, पूरे अध्यायों के अनुसार पूरी डिटेल्स हमने देखी NCF 2005। और जो पुराने क्वेश्चन है एग्ज़ाम में जो आए हुए हैं उनको भी मैं आपके सामने रखा हूँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा, आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों में इसको शेयर भी किया करो और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और ऐसे ही मैं नए नए वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।